हाँ जी, रिवैल्यूएशन आफ्टर 2 ईयर। क्वेश्चन एक नोट करें, व्हीकल परचेज्ड एट 1/1/2020 rupees 3 million. Fair value at 1/1/22 rupees 3.2 million. Fair value at 1/1/24 rupees 1.2 million. और फेयर वैल्यू एट 1/1/26 रुपीज 2.5 मिलियन। अज्यूम किए ये सारी वैल्यूज। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स ही लिख लेते हैं। हमने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करके हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लेजर्स भी हम बनाएंगे, लेजर्स भी हम डायरेक्टली बनाएंगे, क्योंकि लेजर्स में ये एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। अगर हमारी जर्नल एंट्री के अंदर ऐसे डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। दूसरा, अक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट होगी तो अक्यूमुलेटेड डेबिट, और डेप्शन फॉर द ईयर होगी तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। तो लेजर्स का तो वही सिनेरियो है। ये जो हम वर्किंग बना रहे हैं ये एक लेजर अप्रोच होती है, उसके जरिए भी किया जा सकता है कि आप साथ एक छोटा सा लेजर बनाते जाएं साथ, तो लेजर बनाकर भी आपके पास बैलेंस आ जाता है, वो भी एक तरीकाकार होता है। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया या चल, यहां पर डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट रुपीज इन मिलियन। यहां पर वर्किंग डेट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, ओसीआई और एसओ। आप चाहे अपने पेज 2 कर लें या शेख हैं तो फिर एक पेज के ऊपर आप एडजस्ट कर लोगे। मैं जाती शेखों की बात नहीं कर रहा, सिफाती शेखों की बात कर रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे जाएं। आपने व्हीकल खरीदा है 1/1/20 को 3 मिलियन का, तो ऑब्वियसली हम एंट्री पास करेंगे 3 मिलियन से। तो 1/1/20 व्हीकल डेबिट, कैश या बैंक, कितनी अमाउंट से? 3 मिलियन। और कोई ट्रांजैक्शन हुई 2020 में? देखिए जर्नल एंट्री जब भी पास करते हैं ना, सवाल नहीं देखते, साल देखते हैं। उस साल के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनकी एंट्री पास करते जाओ। हम फिर ये नहीं सोचते कि सवाल किस चीज का, बस देखते हैं ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हुई है, वो किसी भी स्टैंडर्ड की ट्रांजैक्शन दे देता है। हाँ जी, 2020 में और कुछ नहीं हुआ तो साल का एंड दिसंबर 20। जब कुछ भी नहीं होता और आपके पास नॉन करंट एसेट हूं तो साल के एंड पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देते हैं, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.3। डन। अब हमारे पास
अगर हम साथ अपनी यहाँ वर्किंग करते जाएं तो 120 हमारे पास एसेट था 3 मिलियन का, दिसंबर 20 को 0.3 का डेप्रिशिएट होके कितने का रह गया 2.7। हिस्टोरिकल और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हमेशा सेम रहती है जब तक रीवैल्यू ना हो। तो फिर आप एक कॉलम को ही लेकर चले, एंड पे दोनों को बराबर रखकर जब चेंज होने की बारी आएगी तब चेंज कर देंगे। अगला साल आ गया 2021, क्या आपका एसेट रीवैल्यू हुआ? तो फिर सिर्फ डेप्रिशिएट करो। जब एसेट रीवैल्यू ही नहीं हुआ तो एसेट सिर्फ डेप्रिशिएट करो। तो दिसंबर 21, अब अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन के जरिए डेप्रिशिएट करो, अगर आपका WDV मेथड है तो WDV मेथड के साथ डेप्रिशिएट करो। फिलहाल स्ट्रेट लाइन के साथ कर रहे हैं तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.3 और यहां पर क्या करेंगे 31 दिसंबर 21 0.3 माइनस कर देंगे 2.4। यहां तक कोई परेशानी? अब परेशानी आ गई 122 को हमारा एसेट रीवैल्यू हो गया। 2.4 वाला एसेट कितने का हो गया? 3.2। हमारा एसेट कितने का हो गया? 3.2। अब आप यहां पर आकर ना ऐसा करो कि इधर भी 2.4 लिख लो। ये कॉलम हमने बनाना ही नहीं है, पेपर के अंदर तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पता चल जाएगी, क्योंकि हमें पता है ना तीन वैल्यू का आपस में रिलेशन है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और गेन या लॉस। तो इन तीनों में से अगर हमें दो वैल्यू का पता हो, कोई सी भी दो वैल्यू का, तीसरी वैल्यू उस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे। हमें अगर हमारी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा अमाउंट आती है वो सरप्लस होता है, और अगर कम है तो जितनी कम होती है उतना लॉस होता है। तो अगर हम एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में सरप्लस लॉस प्लस माइनस कर देंगे तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ जाती है। तो ये कॉलम कंपल्सरी नहीं होता। अब आए जरा, ये डेट आ गई हमारे पास, हम वहां पर पहुंच गए 1/1/22। आपके पास एसेट हुआ था 2.4 का, आपने इसको रीवैल्यू किया तो ये एसेट आपका हो गया। वैसे तो मैं क्रॉस करना कंपल्सरी नहीं है तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, कितना आ गया 3.2। कितना कम या ज्यादा हुआ? 0.8। अब इसलिए मैंने इसको यहां पर इसलिए लिखा कि वहां पर लिखने से पहले मैं ये चेक कर लूं कि एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करके लिखूंगा, नहीं एडजस्टमेंट तो लिख लूंगा डायरेक्ट। तो 0.8 मेरा सरप्लस आया पहली दफा है, तो जो पहली दफा चीज आती है वो एज इट इज आ जाती है 0. एसेट मेरा रीवैल्यू हो गया। अब जरा ध्यान से बात सुननी है, एसेट रीवैल्यू की पहले इलिमिनेशन की एंट्री होती है और बाद में रीवैल्यूएशन की होती है। पहले इलिमिनेशन बाद में, और इलिमिनेशन भी सिर्फ यानी वैसे तो अब उसने एलिमिनेशन और जगहों पर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इंपेयरमेंट लॉस का एक टॉपिक है उसमें भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, पहले नहीं थी लेकिन अभी वहां ऑप्शनल है। तो यहां पर हम इलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन की डेट वाले दिन 1/1/22। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, व्हीकल, आप अपने एसेट को बुक वैल्यू पे लेकर आ गए हो, आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का स्टेटस खत्म कर दिया, जो पड़ी थी वो एक्चुअल में एसेट में से माइनस कर दिया, ये एंट्री उसका प्रूफ भी है। अब आप देखें आपकी कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड में जा चुकी है 0.6। जितनी पहले डेप्रिसिएशन जा चुकी है सारी की सारी एलिमिनेट करें तो कितना आएगा 0.6। अब रीवैल्यू कर लो, आपका एसेट कम हुआ था ज्यादा है तो व्हीकल डेबिट, कम है तो व्हीकल क्रेडिट। कितने से ज्यादा हुआ? 0.8 से, और सारे का सारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है।
अब हमने इसको रिवैल्यू भी करना है, सॉरी डेप्रिशिएट भी करना है, तो कर लेते हैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 22। हाँ जी, कितनी रिमेनिंग लाइफ रहेगी? अगर लाइफ चेंज हो जाए ना तो नई लाइफ पे डिवाइड करते हैं, और अगर लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो 2 साल गुजर गए, इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 8 पे डिवाइड कर दे, और इसको भी 8 पे डिवाइड कर। तो 2.4 को 8 पे डिवाइड किया, वो तो पुरानी डेप्रिसिएशन आएगी ना, हिस्टोरिकल। अच्छा, डब्ल्यूडीवी मेथड में भी ये सेम रहेगी? डब्ल्यूडीवी मेथड में बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है। हाँ जी, 3.2 को 8 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0. और 0.8 को 8 पे डिवाइड किया, वो जो बराबर करने की हमें पता है वो बराबर ही चल रहे हैं। अब हमारे पास बुक वैल्यू भी फाइंड कर लो। 2.4 में से 0.3 माइनस कर देंगे, 2.1 3.2 में, और इनका डिफरेंस भी बराबर होता है। ओके, हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सरप्लस हो तो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ज्यादा आती है, क्योंकि एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुई तो सरप्लस आया ना, और अगर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कम है तो फिर रिवैल्यूएशन लॉस होता है। 2.4 को रिमेनिंग लाइफ पे नहीं किया मैंने, 3 को 10 पे डिवाइड किया। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड में पढ़ाया था कि आप ओरिजिनल लाइफ को, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो, या उसकी बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए रिवैल्यू कर ही अब तो 3.2 को हो गया ना। हाँ, ये कंपैरिजन करने के लिए कि हमारी डेप्रिसिएशन एक्सेस है या नहीं है, उसको सेम रखा कि ये रीवैल्यू हुआ ही नहीं। अगर रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? रीवैल्यूएशन की वजह से कितनी हो गई? कम हुई, ज्यादा? ये सिर्फ ये कॉलम अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ है, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो ये ना बनाए जी। हमारे पास ये बाद में जब सवाल हम करेंगे, जो चीजें मैंने सिखानी थी इसमें से वो निकाल लेंगे, बाकी ये खत्म कर देंगे आपका। हमें चाहिए होती है बेसिकली ये वैल्यू, और ये वैल्यू इन दोनों से भी आ जाती है। 2.8 में से 0.7 माइनस में तो 2.1 ही तो आएगा। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में से सरप्लस माइनस कर दो तो हमारे पास हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ जाए। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करवाए फिर 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या 0.4, क्या एक्सेस है या नहीं? कितने से? OCI 2 कितने से? कुछ लोग जज्बात में आकर ना 0.7 से भी एंट्री पास कर देते हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो 2 साल का गैप आता है ना, उसके वजह से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखें, दिसंबर, अगला साल आ गया 23 का, क्या आपने एसेट रिवैल्यू किया? दिसंबर 23 में एसेट रिवैल्यू हुआ या नहीं? अपना सवाल देकर बताया ना, नहीं हुआ। दिसंबर 2023 में एसेट रिवैल्यू क्या डेप्रिशिएट होगा? डेप्रिसिएशन तो लेंगे, तो डेप्रिशिएट करते हैं दिसंबर 23 इसको, या क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन चेंज होती नहीं है, या फिर अगर करना भी है तो इसको भी 7 पे डिवाइड, इसको भी 7 पे डिवाइड, इसको भी 7 पे डिवाइड। और स्ट्रेट लाइन में ऐसे रीवैल्यू ना हो तो पिछली डेप्रिसिएशन एज इट इज लिख दिया करो। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रीवैल्यू ना हो या कोई चेंज ना आया तो वही डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, तो आप लिख सकते हो। आप करके भी देखोगे तो क्या आएगी? ये 0.3 आएगी, ये 0.4 आएगा, ये 0. एज इट इज वही आएगा। माइनस करके बता भी दें, 1.8, 2.4, 0. अब डेप्रिसिएशन की मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं दिसंबर 23 की।
डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 पॉइंट। क्या मैं इस साल एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा या नहीं? ऐसे तो रिवैल्यू हुआ नहीं, तो क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा या नहीं? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक सरप्लस का मौजूद होना है। अगर सरप्लस मौजूद है तो आपने उसको अमोर्टाइज करना ही करना है, उसको रियलाइज हर साल करना ही करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक डेप्रिसिएशन के साथ है। तो क्या डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल से ज्यादा नहीं है? तो ज्यादा है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। अगर अक्सर स्टूडेंट समझते हैं क्योंकि ये रिवैल्यूएशन की वजह से होता है, तो शायद रिवैल्यूएशन ना हो तो इसकी एंट्री पास नहीं। रिवैल्यूएशन के साथ एक और एंट्री है एलिमिनेशन की, वो हमने देखो एंट्री पास नहीं की। रिवैल्यूएशन से पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास करते हैं। रिवैल्यूएशन के एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसके साथ है? डेप्रिसिएशन के साथ। जब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो उसकी एंट्री पास होगी, चाहे रीवैल्यू करो या ना करो। बस ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात थी, बात खत्म हो गया। अब ये रेपिटेशन है। हाँ जी, आगे चलते हैं। 1120 क्या आपका ऐसे रीवैल्यू हुआ? कितने का हो गया? 1.2। 2.4 वाला 1.2 हो गया, 2.4 वाला 1.2 हो गया। तो 2.4 वाला का स्टेटस खत्म। 1. बताएं, एसिड कम हुआ ज्यादा? कितना कम? 1. तो क्या सारा लॉस है? नहीं, जितना लॉस सरप्लस पड़ा हुआ है पहले वो एडजस्ट, और जो बच गया वो एसओपीएल। तो 0.6 पड़ा हुआ था और 0.6 बच गया। ये ना कहना कि इधर 0.6 वही वैल्यू है, ये 1.2 में से माइनस होके बाकी बचा भी 0.6 है, तो बाय चांस दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। हो गया रीवैल्यू। अब कर लें डेप्रिशिएट। दिसंबर 24, ये कितनी डिडक्शन आएगी भला? इसको किस पे डिवाइड करें? 0 पॉइंट, और इसको भी किस पे डिवाइड करें? ये तो खत्म हो गया ना 6 पे, तो कितना आ गया? 0.1। अब हम एंट्रीज पास कर लें। अच्छा, यहां तक 10 सेकंड की ब्रेक है। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, कुछ भी पूछना है तो। ये वाला ओसीआई। ओसीआई जब जब आपका सरप्लस रियलाइज होगा, जब जब आपका सरप्लस डेप्रिसिएशन लेते वक्त रियलाइज होगा, तो इसका मतलब है आप एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। जब मैंने डेप्रिसिएशन दी थी, और वैसे भी आप देख लें, चाहे ऐसे डेप्रिसिएशन रीवैल्यू नहीं हुआ था, डेप्रिसिएशन तो एक्सेस ही आ रही थी ना, तो जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी उसकी एंट्री पास हो। हाँ जी, अब आ जाए 2024 के साल की एंट्रीज पास करते हैं। 1/1/24 पहले एलिमिनेशन, accumulated depreciation to vehicle, बताओ क्या अमाउंट आएगी? 0.4 या 0.8? 0.8। उससे पहले भी डेप्रिसिएशन थी, वो एलिमिनेट हो चुकी है। तो जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं, और ये वैसे भी हर 2 साल बाद करोगे तो 2-2 सालों की एलिमिनेशन होगी, 3 साल बाद करोगे तो 3-3 सालों की एलिमिनेशन होगी। तो 0 पॉइंट। अब बताओ, व्हीकल डेबिट हुआ था या क्रेडिट? कितने से क्रेडिट? सारा लॉस था, जितना सरप्लस था, सरप्लस डन। आगे चलते हैं। इसकी डेप्रिसिएशन भी तो हमने ले लिया। क्या एंट्री पास करूं? डेप्रिसिएशन 0 पॉइंट। एक्सेस डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? इस सवाल के अंदर नहीं होगी। वजह क्या है? लॉस है। तो लॉस रियलाइज नहीं होता बल्कि एडजस्ट होता है, और वो एसओपीएल के अंदर जाना होता है, वो पहले ही एसओपीएल के अंदर जा चुका है।
0.8 पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की है ना। पिछले 2 सालों में 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, और फिर अगले साल भी 0.4, तो 2 साल बाद एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ था, तो जितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हो चुकी थी पिछली रीवैल्यूएशन के बाद और अगली रीवैल्यूएशन से पहले, सारी एलिमिनेट करेंगे, तभी तो एसेट बुक वैल्यू पे आएगा। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात समझ गए हो। अच्छा अली एक्सेसिव की एंट्री बता, तो वो 0.1 लिखा तो है आपने। अच्छा उसके बारे में मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात बताऊंगा कभी, याद रहा तो मुझे, क्योंकि अभी बताई तो टाइम वेस्ट है, समझ तो आपको लगनी नहीं। वर्किंग के अंदर में ये होना है, एंट्री बस पास में। वर्किंग के अंदर फिर क्यों करते हैं भाई, वर्किंग के अंदर इसलिए करते हैं, कल को जब हमने अपना इंपेयरमेंट सॉरी वो रिवर्स लॉस रिवर्स करना है, तो कहीं सारा ना रिवर्स हो जाए। देखिए आपने आने वाले दिनों में अगर सरप्लस आ गया, आने वाले दिनों में सरप्लस आ गया, अभी ये माइनस करके बताओ ना जरा मुझे, कितनी वैल्यू आ गई, और ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया, असल लॉस कितना आया था, ये मैं बात बताने लगा हूं, समझ लग गई तो ठीक है, नहीं तो ना सही। देखिए हमारा असल लॉस आया था 0.6, 1.2.6 सरप्लस में एडजस्ट हो गया था, 0.6 हमारा लॉस बच गया था, मैंने 0.1 को ना निकाल के ना 0.5 बचा के रख लिया। अगर आज मेरा सरप्लस आता है तो बताओ मैं 0.6 एडजस्ट करूंगा या 0.5, 0.1 क्यों नहीं कर रहा। अब सुने इसके बारे में बात सुन ले, देखें वो लॉस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल से 0.1 कम हो गई थी। ओरिजिनल डेप्रिसिएशन अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो 0.3 होती, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी होती, रीवैल्यूएशन की वजह से कितनी होगी, कितनी कम डेप्रिसिएशन होगी 0.1, वो हम लॉस के में से पूरा लॉस रिकवर नहीं करेंगे, हम 0.6 को रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि कितना करेंगे, जो 0.1 है वो अपनी डेप्रिसिएशन को पूरा करेगा। तो एक लॉस 0.1 लॉस हम स्टेटमेंट के अंदर ही रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन को जो 0.2 किया हुआ है वो एक कवर हो जाएगा लॉस से, तो वो 0.3 हमारा एक्सपेंस में रहेगा, और बाकी जो 0.5 है उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो रिटेन अर्निंग वाला भी यही केस होता है कि जो हम एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं भला, तो रिटेन अर्निंग के अंदर ओसीआई इसमें से रिकवर हो जाता है, तो मेन हम डेप्रिसिएशन को पूरा करते हैं। अब कहें सर बस ये प्रेजेंटेशन का इशू है, कहता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि इनकम को ओवरशेड नहीं कर सकते, तो इसलिए सारी इनकम एक ही दफा नहीं लिख लेते। कैसे लिखते हैं, ओसीआई के नाम ओसीआई में लिखकर थोड़ी थोड़ी करके, और लॉस सारा लिखने की इजाजत है, तो इसलिए एक ही दफा सारा लिख देते हैं। चलो इस बात की आपको समझ लग गई है तो ठीक है, नहीं लगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही परेशान हो जाओगे। एसओपीएल का क्या मतलब है, एसओपीएल का मतलब है सारा जाकर एसओपीएल में लिखा है, उसमें तो सरप्लस लिखा है ना, उसमें तो लॉस आता ही नहीं है, डेप्रिशिएट नहीं करते, रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो वो सारा सारा नहीं लिखा इनकम में, रिटेनर ने में क्या लिखा, डिवाइड करके, और लॉस सारा एसओपीएल में लिख देते, वो नाम ही एसओपीएल का आ जाता है, ओसीआई का नाम नहीं आता। चलिए अच्छा ये बातें इममटेरियल है आप लोगों के समझने के लिए, ये फाइनल जाकर समझ लेना, अगर समझ आ गई तो समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एंट्रीज आपको वैसे याद हो जानी है, सवाल हो जाता है ना भी समय लगे। ठीक है चलें जी, ये मेरा साल 2024 पूरा हो गया, अब रह गया 25 और वो आपके साल है, करो जरा जल्दी से 2025 और 26 क्वेश्चन किसी को चाहिए या यहां तक ठीक है, चलो करो जरा 25 और 26 की वर्किंग करके दिखा।
इसकी एंट्री भी पास करनी है दोनों सालों की। आपको हो गया? हो गया? दिखाओ। ये 25 के और ये 26 हाँ जी, अच्छा 2025 में तो मुझे लगता है कोई मसला नहीं था। 2025 में क्योंकि ऐसे रीवैल्यू हुआ ही नहीं, तो इसकी ये तो आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 0.1। रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर लो, या क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपको, अच्छा रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करने का बस ये फायदा होता है कि हमारी कैलकुलेशन में साल साथ साथ चल रहे होते हैं, तो ये ना कि बाद में हम यहाँ पर ना लें और एक साल हमारा आगे पीछे हो जाए। तो कितना बच गया हमारे पास डाटा? 0. अब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 25 को, तो डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0. और बस एक ही एंट्री पास होगी। अब आप ये कह सकते हो सर पिछली दफा तो आपने 2 एंट्रीज पास की थी, उस वक्त सरप्लस पड़ा हुआ था, तो सरप्लस रियलाइज होता है, उसकी एंट्री पास होती है। 26 में चले गए, 26 में 31 दिसंबर 26 बल्कि 11/26 को हमारे पास एसेट रीवैल्यू होने जा, 0.8 वाला एसेट कितने का हो गया? 2 पॉइंट कितने का सरप्लस है? 1 पॉइंट, जिसमें 0.4 तो लॉस खत्म हुआ, बाकी क्या बच गया? 1.3। अब डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं साथ ही, ताकि वापस ना आना पड़े हमें। किस पे डिवाइड करूं? इसको भी 4 पे, इसको भी 4 पे और इसको भी, तो यहां पर आएगा हमारे पास 0.3 0.63 6 0.625
32। अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो पहले एलिमिनेशन, accumulated depreciation to vehicle 0.4। पता है ना 0.4 से क्यों? क्योंकि 2 सालों का 0.2 accumulate हो चुका है। फिर उसके बाद रीवैल्यू, व्हीकल डेबिट हो गया कितने से 1 सारा सरप्लस है नहीं, पहले एसओपीएल है और फिर ओसीआई है 0.1। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन दिसंबर 26। क्या एंट्री पास करेंगे जी? डेप्रिसिएशन टू कितने से? क्या ये एक्सेस है? अगर सरप्लस है और आपने उसको डिवाइड किया है तो फिर इसका मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन है। तो ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग 0.325 0.325। अब इसमें हमने जो रीवैल्यू किया है वो हर 2 साल बाद किया। कल जो हमने रीवैल्यू किया था हर 1 साल बाद किया। अब आपको अगर हम ना सरप्लस को ओवर द लाइफ रियलाइज करते हैं और इस मेथड को बोलते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? अब इसमें होता क्या है कि वो सवाल के अंदर तकरीबन हर सवाल के अंदर लिख देता है कि आपने अपना सरप्लस एनुअल बेसिस पर रिटेन अर्निंग को चार्ज करना है। ये बात सुनने वाली है, लिख लेना कहीं, पहले सुन लो बाद में लिखना। आपके पास जो सरप्लस आता है ना, एक तो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको चले हम बात ही नहीं करते। दूसरी सरप्लस के बारे में 2 बातें। एक बात, एनुअल बेसिस के ऊपर रिटेन अर्निंग में ले जाओ, या जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए या बिक जाए तब रिटेन अर्निंग में ले जाओ। ये 2 पॉलिसीज हैं। सरप्लस को, लॉस का तो कुछ नहीं करते ना, सरप्लस को अगर 2 तरीके हैं, या तो एनुअल बेसिस के ऊपर उसको कहां चार्ज करते जाओ? रिटेन अर्निंग में, जैसे हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तब एक ही दफा रिटेन अर्निंग में लिख देना, एक ही दफा, फिर एनुअल बेसिस पे ना करो। डन। फिर दूसरा है कि अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है और हमने एसेट बेच दिया, फिर जितना रह गया है, चाहे वो एनुअल बेसिस वाला था या इकट्ठा था, जितना भी आपके पास सरप्लस उस एसेट का पड़ा हुआ है, फौरन उसकी एंट्री पास होगी ओसीआई टू रिटेन अर्निंग। ये बात समझ लगी है? दोबारा, अगर मेरे पास रिटेन अर्निंग सरप्लस पड़ा हुआ है तो मैं एनुअल बेसिस पर जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करने का भी ऑप्शन है, या फिर एक ही दफा जब उसकी लाइफ पूरी हो जाए तब एक ही दफा सरप्लस में लिख दो, रिटेन अर्निंग में लिख। लेकिन वो पेपर में लिख देता है कि एनुअल बेसिस पे करना है, तो अगर साइलेंट हो तब भी हम क्या करेंगे? एनुअल। अगर वो कहे एनुअल बेसिस पे नहीं करना, तो फिर जब वो एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी तब। दूसरा, अगर एसेट बेच दो और उसका सरप्लस पड़ा हो, एसेट बेच दो और उसका सरप्लस पड़ा हो, जितना सरप्लस पड़ा हुआ है वो सारे का सारा उसी दिन ओसीआई टू रिटेन। डन। ये बात आपने लिख लेनी है। और कल मैंने बताया भी था कि किसी भी एसेट का सरप्लस कैसे रियलाइज करते हैं, यूज पर और जब बिक जाए। अब मैं कहता हूं मेरे पास लॉस पड़ा था, रीवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ था और वो एसेट मैंने बेच दिया, उस रीवैल्यूएशन लॉस का मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एसओपीएल के अंदर है, और जो एसओपीएल में चीज चली जाए वो तो फॉर द ईयर है, वो तो ट्रांसफर्ड है, वो तो खत्म होगी, क्लोज होगी। तो अगर लॉस पड़ा होगा तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, और अगर सरप्लस पड़ा होगा तो वो रिटेन अर्निंग को चार्ज होगा। डन। अब नेक्स्ट, चाहता तो मैं यही था कि एक दफा 2 सालों वाला सवाल मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं कि वो सवाल तो जैसी बात है आपको होमवर्क में मिलना ही मिलना है। हम ऐसा करते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि रीवैल्यू भी हो रहा हो और चेंज इन एस्टिमेशन भी आ जाए। रीवैल्यूएशन विद चेंज इन एस्टिमेशन बहुत अच्छा सवाल बनता है, और ज्यादातर यही सवाल पेपर में आता है, रीवैल्यूएशन विद चेंज इन एस्टिमेशन। ठीक है। और जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है, या वो हमसे नोट्स पूछ लेता है, नोट्स तो हमने बाद में करने हैं।
अब यही तीनों कॉन्सेप्ट हमने फिर एंड ऑफ द ईयर के लिए भी पढ़ने, यही तीनों कॉन्सेप्ट एंड ऑफ द ईयर के लिए। अभी हमने WDV मेथड वैसे भी नहीं पढ़ा, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन विद चेंज इन एस्टिमेशन। क्या क्या कह रहे हो जी? हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा होगा। फिर जब एसेट खत्म हो जाएगा ना, जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा ना, एक ही दफा वो जो सरप्लस पड़ा होगा उतना ही सरप्लस पर, जितनी डेफिसिट ज्यादा उतना ही इकट्ठा होगा ना, सरप्लस उतना ही होगा, वो एक ही दफा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसलिए तो वो कहता है कि एनुअल बेसिस पे करवा, एनुअल प्रॉफिट कम आएगा। इसलिए तो वो आज तक ये सवाल ऐसा आया ही नहीं पेपर। ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास या जो टैक्स बचाते हैं उनके पास यही तो ऑप्शंस होती हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज चेंज कर करा के ना, तो प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ताकि टैक्स उनका सेव हो जाए, तो अपने ज्यादा एक्सपेंस शो कर लेते हैं। इसी से तो इसी तरीके, यही तो तरीके हैं उनके पास। हाँ जी, आए जरा रिवैल्यूएशन करते हैं। किसको? हाँ, एनुअल बेसिस। रिवैल्यूएशन भी हो रही है और विद चेंज इन एस्टिमेशन। रिवैल्यूएशन विद चेंज इन एस्टिमेशन। पहले बताएं चेंज इन एस्टिमेशन में क्या क्या चेंज होता है IAS 16 के अंदर। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, और रेजिडुअल वैल्यू चेंज। रेट और लाइफ एक ही बात होती है, लाइफ रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, हम उसको समझते हैं कि जी ये एस्टिमेशन चेंज हो गया, डन। वैसे मेथड कोई भी चेंज हो जाए ना, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को निकाल के। क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो एक तरह का ना एक एस्टिमेट होता है कि हमने इस तरह से अपने एसेट को इस्तेमाल करना है, पैटर्न मैनर कैसे यूज करना है। इस वजह से ये मेथड, आगे एक FIFO मेथड और वेटेड एवरेज भी तो पढ़ा है, वो एस्टिमेशन नहीं है, वो पॉलिसी होता है। चलेंगे, अगर इनमें से कोई चेंज हो जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप बुक वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं जैसे ये कॉस्ट है, और उसके बाद उसको, ये सिर्फ काम करते हैं वर्किंग की हद तक। ये नहीं कि अपने लेजर्स के अंदर भी चेंजिंग आते, लेजर जर्नल एंट्री कोई चेंज नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाती है बस। ठीक है, लेजर्स में या जर्नल एंट्री में और कोई चेंजिंग नहीं आती। तो अगर रीवैल्यूएशन के अंदर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करते हैं, बस एक थोड़ा सा फर्क आएगा जब हम साल के एंड पे जाकर काम करेंगे। साल के शुरू में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है या नहीं। तो सवाल लिखें जरा। सवाल हमारे पास यह है कि आपने एक प्लांट खरीद लिया है, कितने का खरीद लिया है? ₹400 मिलियन का, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है ना वो है 12 साल, और उसकी जो, ये खरीदा कब है? एट 1/1/2022 कर लेते हैं। कहता है कि भाई साहब जो हमारे रिवैल्यू करते हैं ना, उन्होंने कहा कि जो इसकी फेयर वैल्यू रह गई है ना, 1/1/23 की बात कर लेते हैं, 1/1/23 इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 400 की बजाय ना हो गई है 320। 400 की बजाय 300, बल्कि अच्छा नंबर लेके 302 करें, 302। और उसकी जो लाइफ है वो भी चेंज हो गई है, रिमेनिंग लाइफ रह गई है 9 साल। ठीक है, फिर वो कहता है कि 1/1/24 को फिर फेयर वैल्यू चेंज होगी,
फेयर वैल्यू भी चेंज हो गई, कितनी हो गई, सपोज दैट हम कहते हैं जी 420 हो गई, नंबर अच्छे सेलेक्ट कर, और इसकी जो लाइफ है वो 10 साल, फिर हमने कहा ज्यादा या कम भी कुछ भी हो सकती है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, वैल्यू बढ़ गई ना तो लाइफ कम भी हो सकती है बढ़ भी सकती है, ठीक है। दो ही नंबर चले, हाँ जी, अब वैल्यू फिर कर लेते, कम कर लेते हैं, तो कितने कर लें जी 804, 220 कर लेते हैं, और लाइफ उसकी कर लेते हैं 6 साल, ठीक है। अच्छा अब देखिए उसकी लाइफ भी चेंज हो रही है, जरूरी नहीं कि हर साल ही लाइफ चेंज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लाइफ भी चेंज हो रही होती है, एसेट भी रीवैल्यू हो रहा है, और हो भी साल के शुरू में रहा है, हो भी साल के शुरू में रहा है, ठीक है। अब हमने, और साल का एंड हमारा दिसंबर ही है, और पेपर में जून आ जाता है, यानी हम दिसंबर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, पेपर में जून आ जाता है, तो इसलिए मैं जो आपको सवाल दिया करूंगा ना घर से करने के लिए, वो जून वाले दिया करूंगा, क्योंकि काम खराब हो आपका हो मेरा क्यों हो। हाँ जी, सवाल लिख लिया या किसी ने सवाल पे भी लिखना है? हाँ जी, एक साल का गैप आने के रूप में नॉर्मली, हाँ नॉर्मली उसकी वही रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से। हाँ आए जरा सवाल करते हैं। अच्छा अब ना ये क्योंकि रिवैल्यूएशन ये इस हफ्ते में ये टॉपिक हमारा कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करते हैं। अब इसको कंप्लीट हमने इस तरह से करना है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बाकी स्टैंडर्ड से लिंक करती हैं, और हमारे पास ना रिवीजन का बहुत थोड़ा टाइम होना है या शायद होना भी नहीं, तो हमने फिर इसको इस तरह से करना है कि हमें रिवीजन की अगर जरूरत ना भी, टाइम ना भी मिले तो कोई मसला ना हो, तो इसको थोड़ा सा इफेक्टिवली पढ़ते जाएंगे साथ साथ। यानी अगर पहले बैच 1 की बात करूँ ना, तो उनका जो थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए, मिस हो जाए, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पता है कि उनके पास टाइम होना है, उन्होंने कर लेना है, क्योंकि 19 मई तक उनके 5 स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएंगे नॉन कंटेस्टेड, अभी हमारा पहला चल रहा है, दो अगले हैं छोटे, तो इसलिए उनकी रिवीजन तो है पॉसिबल कि उनका कुछ मिस हो जाए ना तो वो रिवीजन में कवर हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए रिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक दफा सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। बस आप लोग बस इस मेहरबानी किया करें कि छुट्टी वगैरह से अवॉइड किया करें, और साथ घर जाकर काम किया करें, ताकि आपको साथ साथ पता चल जाए कि आपको किस चीज में मसला आ सकता है। अगर आप काम नहीं करोगे या पूछने से अवॉइड करोगे तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। ना तो ये कोई एफएससी है ना आईकॉम है कि आप लोगों ने पेपर पास कर लिया आगे चले जाओगे, आगे कुछ और कहानी होगी, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप लोग कमजोर या वीक रह गए ना तो ये मसला आपको आगे भी आएगा। आपकी खास तौर पर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आपका जैसे सब्जेक्ट पास हो वो आपको आता भी हो, वरना दुआ किया करो पास ही ना हो। अगर आपको आता नहीं है ना तो देखिए एक अटेम्प्ट लगने से आपकी जिंदगी मौत में तब्दील नहीं हो जाएगी, बट ये हकीकत है कि अगर आपको पेपर ना आता हो अगर पास हो गया ना तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसलिए साथ साथ इसको इस तरह से पढ़ते जाओ कि आपको चीजें इकट्ठी याद होती जाए और आगे जाकर अप्लाई करनी होती है। तो अभी तो ये हमारा IAS 16 खत्म होगा, जैसे हम आगे जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आधी से ज्यादा तो हमने इंट्रो पढ़ ली है, और आगे ये सारे एक्रूवल, प्री पेमेंट्स, बैड डेट सब कुछ आना है। तो वो सारी चीजें जो यहां पर FR1 में पढ़ेंगे वो FR2 में काम आएंगी। तो सिर्फ पास नहीं होना, साथ साथ उन चीजों को सीखना भी है और उसको याद भी रखना है। ये जो चेंज इन एस्टिमेशन है, ये चेंज इन एस्टिमेशन FR2 के अंदर एक पूरा सवाल चेंज इन एस्टिमेशन का बच्चों को आ गया, यानी बेस कॉन्सेप्ट वही था। अब जिन बच्चों को वो याद था कि अच्छा जी पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं फिर चेंज अप्लाई करते हैं, उनका सवाल पूरा हो गया। और जिनको याद नहीं था, क्योंकि FR2 के अंदर ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया। हाँ जी, यहां पर अब हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज वही लिखते हैं, डेट, फिर पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड मिलियन। वर्किंग के अंदर हम लिखते हैं डेट,
HC लिखना है या रहने दे? AC की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर रीवैल्यूएशन अप्लाई नहीं होती, चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई होता है। चेंज इन एस्टिमेशन बिल्कुल वैसे अप्लाई करना जैसे, तो डेट फिलहाल मैं फिर HCA नहीं लिख रहा, ACA, OCI, SOPL। अब यहाँ एक कॉलम बच जाएगा। हाँ जी, किस डेट को आपने प्लान खरीदा? प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट। प्लान डेबिट कितने का खरीदा? दिसंबर 22। डेप्रिसिएशन 2, हाँ जी 1200, 400 को 12 में डिवाइड करें। पहला 33 लिख देते हैं, पॉइंट को ना राउंड ऑफ करके बता दिया करो, ठीक है, ताकि ऐसे ही ना पॉइंट में चक्कर काटते रहे। पेपर में पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट लिख लिया करो। और यहां पर आते हैं 1122 को हमारा एसेट था 400 का, दिसंबर 22 में 33 का डेप्रिशिएट हो गया, तो कितने का रह गया? 3। और अगर आपने वर्किंग देखना है कि मिक्स ना हो, तो ऐसे करके चाहे पूरी लाइन लगा दिया करें, तो हर साल की वर्किंग हमारी अलग अलग नजर आएगी। हाँ जी, कितना बच गया? 367। यहाँ 2022 की एंट्रीज पूरी होगी, वहां पर वर्किंग पूरी होगी। अब हम चले गए 2023 के अंदर। क्या 2023 के अंदर एसेट रीवैल्यू हुआ है या नहीं? 2023 में एसेट रीवैल्यू हुआ है। हाँ जी, अच्छा, अब एसेट रीवैल्यू हुआ है तो बताएं हम पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या एसेट रीवैल्यू करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। तो याद रखिए, ये जो चेंज इन एस्टिमेशन होता है ना, ये डेप्रिसिएशन के वक्त अप्लाई होता है। चेंज इन एस्टिमेशन डेप्रिसिएशन लेने से पहले अप्लाई करना होता है, इसका रीवैल्यूएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रीवैल्यू नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे हम पहले करते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे, डेप्रिसिएशन लेते वक्त हम चेंज अप्लाई करके लेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम कहते हैं ना, साल के शुरू में कंसीडर करना है, याद होगा आपको। तो उसका कंसीडर करने का मतलब यह है कि जब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो डेप्रिसिएशन लेते वक्त चेंज को कंसीडर करना है। इसके अलावा चेंज इन एस्टिमेशन का और किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। तो रीवैल्यूएशन नॉर्मल तरीके से करो। 367 वाला एसेट कितने का हो गया? 300। कम हुआ ज्यादा? कितना? एंट्री पास कर लो चाहे। अब हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं, एंट्री में बाद में जाते हैं। ये था हमारा 1120 दिसंबर 23। अगर किसी ने HCA का कॉलम बनाया हुआ है तो कोई मसला नहीं, वो बना सकता है। अब मैंने 302 को डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? अब मैं अगर एसेट नॉर्मल सवाल होता तो मैं इसको रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 11 साल। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अब 9 पे डिवाइड करूंगा। HCA को भी 9 वाले 9 पे डिवाइड करूंगा। जब भी चेंज इन एस्टिमेशन क्या है आपको याद होगा, चेंज बुक वैल्यू फाइंड कर लो, बुक वैल्यू तो आ गई। बुक वैल्यू तो है, ये फ्रेश वैल्यू है ना, बुक वैल्यू तो है ये। अब इसके ऊपर चेंज अप्लाई करें, तो अगर लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं, और अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको किस पे डिवाइड करूंगा? और अगर आप में से किसी बंदे ने HCA बनाया हुआ है तो HCA को भी 9 पे डिवाइड होगा, उसकी भी बुक वैल्यू किस पे डिवाइड होगी? 9 पे डिवाइड होगी, तभी आंसर बराबर आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ जी, तो बताएं डेप्शन कितनी आ गई? और 65 को 9 पे डिवाइड किया 33 पॉइंट, ये 33.5 है, तो 34 सही है। 7 पॉइंट, तो 7 लिख देते हैं। और अगर आप अपना हिस्टोरिकल को देखना चाहो तो वो भी इसका डिफरेंस बराबर ही होगा। हाँ जी, अब हम ना पहले एंट्रीज पास कर ले। 123 की एंट्री पास करूंगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट कितने से भला? ये हो गया एलिमिनेशन।
और अब एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो प्लांट मेरा डेबिट होगा क्रेडिट, एसओपीएल डेबिट, प्लांट कितने से बोला 65 से। और फिर दिसंबर 23 को क्या एंट्री पास करूंगा, दिसंबर 23 को क्या एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से भला 30, एक्सेस जब ये 7 से भी एंट्री पास कर दूं कोई, क्यों, हाँ जी ये लॉस है, ये एडजस्ट हो जाएगा, वो लॉस के अंदर ही, लॉस घर की बात है, घर के अंदर है, मतलब ये 65 भी एसओपीएल के अंदर है और इसने जाकर एसओपीएल के अंदर ही एडजस्ट होना है तो वो खुद ही कर लेगा आपस। ये हमारा 23 का साल इधर ऐसे खत्म कर देते हैं ताकि हमें वो मिक्स साथ साथ, ये पेपर में नहीं ऐसा करना, ये तो मैंने हाँ जी 302 में से 34 माइनस किया 268 और 65 में से 7 माइनस किया 50। पेपर में तो आपकी जाहिर सी बात है वर्किंग और पेज भी होगी, तो यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सामने सामने वैल्यू मौजूद हो। हाँ जी मैं कहां पर आ गया हूं भला 1120, बताओ 1124 पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है, कितनी वैल्यू होगी 420, कम ही ज्यादा, कितनी ज्यादा 150, 58 तो पुराना खत्म हुआ, डन, और कितना बच गया 90। अब इसको डेप्रिशिएट कर लूं, दिसंबर 24, बताओ 420 को मैं किस पे डिवाइड करूं, रिमेनिंग लाइफ पे या न्यू लाइफ पे, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, और अगर लाइफ चेंज ना हो तो, और ये काम कब करना होता है जब डेप्रिसिएशन लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेते वक्त चेंज पहले डेप्रिसिएशन बाद, रीवैल्यूएशन में ऐसा कुछ नहीं करता, रीवैल्यू अपने नॉर्मल तरीके से रीवैल्यू। हाँ जी इसको भी मैं 10 पे डिवाइड कर दूं, इसको भी, और अगर किसी ने एसीए का कॉलम बनाया हुआ है उसको भी 10 पे डिवाइड कर, 42, इसको पूरा 9 ही लिख देते हैं, पॉइंट से हम पहले ही खत्म किया हुआ था। ओके अब एंट्री पास कर लेते हैं जनाब, हमारी सबसे पहले एंट्री आएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट, कितने से भला, फिर मेरा एसेट कम हुआ था ज्यादा, कितने से ज्यादा हुआ था 152, तो ये सारा सरप्लस था या लॉस भी था, तो जितना लॉस था वो लॉस लिखेंगे और उसके बाद हाँ जी यहां तक ओके है, 2024 भी खत्म। हाँ जी बताएं 25 में क्या कुछ बच गया आपके पास, 25 में 420 में से 42 माइनस किया, अच्छा डेप्रिसिएशन की एंट्री रह गई है, नाराज नहीं होते, डेप्रिसिएशन टू कितने से, क्या एक्सेस ऑप्शन है या नहीं, कितने से OCI टू, हाँ जी अब चलते हैं 25 पे, 25 में 378 वाला एसेट कितने का हो गया 220 का, कितने से कम हुआ, अच्छा ये कितना रह गया 94 माइनस 9 कितना, कितने का फर्क आया 1, तो 85 तो सरप्लस खत्म हुआ और कितना बच गया 70। अब इसको डेप्रिशिएट भी कर ले, दिसंबर 25, 220 को किस पे डिवाइड करूं, कितने पे 6 पे, और 73 को भी, और अगर किसी का HCA पड़ा हुआ है तो वो भी 6 पे, 220 पे 6 पे डिवाइड किया
14 12 पेपर में पॉइंट के बाद लिखना। अभी सबसे पहले मैं एलिमिनेशन करने जा रहा हूं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट कितने से बोला? 42 से। और फिर रिवैल्यू कर लूं। प्लांट कम हुआ ज्यादा? कितने से कम? 158। सारा लॉस है। जितना लॉस है पहले ओसीआई खत्म करो 85 और फिर एसओपीएल 70 फिर डेप्रिसिएशन कितने से? फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? एक्सेस डेप्रिसिएशन है ही नहीं। और जब भी लॉस की एंट्री पास कर देना तो आई कैप अगर आपको कत्ल भी कर देगा तो कत्ल भी माफ होगा। हाँ जी, अब हमने साल के शुरू के अंदर रिवैल्यूएशन में 3 चीजें पढ़ी। एक ऐसे रिवैल्यू हर साल किया सिंपल, फिर हर 2 साल बाद किया, और फिर हर साल विद चेंज इन एस्टिमेशन। और पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि हर 2 साल बाद विद चेंज इन एस्टिमेशन। तो अगर साल के शुरू में आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है कि आपका एक साल रिवैल्यूएशन हो, अगले साल रिवैल्यू हो बट चेंज इन एस्टिमेशन हो, फिर अगले साल फिर रिवैल्यूएशन हो। तो आपने अपने रूल्स याद रखने हैं। सवाल नहीं देखना कि कैसे आ रहा है पेपर, जैसे मर्जी आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने कुछ क्वेश्चन देख लें जो आपने घर से करके आने हैं। ज्यादा देने हैं? चले 2 ही देंगे। बस दुआ करें साल के शुरू वाले क्वेश्चन मिल जाएं रीवैल्यू। इसके ना क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये यहाँ पर नहीं है, टाइमली कर दूंगा।